अब देखो, राजनीति में जब जाते हो ना, तो आप एक पक्ष में जाते हो, पक्ष की बात आप करते हो, पक्ष में और लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पक्ष के सारे लोग जो है वो अच्छे हों। और आज भी मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ। मुझे एक कलाकार है हितेश नारायण, जो एक्चुअली उसमें उस डायरेक्टर का संगीतकार है। अच्छा, तो जब भी उसको डायलॉग बोलना पड़ता था तो बोलता था, सर ये पिक्चर आने वाली है और उसके अंदर क्या संदेश है शहरवासियों समाज के लिए? तो इसलिए फिल्म का नाम ही हमने शुभ रखा है, और फिल्म का नाम रखा है हमने खुश रहो। मेरे काफी अच्छे संबंध है उस नेता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता है लाल पंजाबी साहब हमारे, काफी वरिष्ठ। मैं काफी चीजें उनसे सीख चुका हूँ। जी कैसे हैं आप? मतलब खुश रहो। तो वो संदेश जो है, ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. नमस्कार शहरवासियों। जैसे हमने पॉडकास्ट लिया मनोज लासी जी का, आपका भर के प्यार मिला, उसके लिए सभी शहरवासियों को धन्यवाद। फिर से न्यूज़ चैनल की तरफ से एक और पॉडकास्ट लेके हम जिस शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं, दीपक वाटवानी जी को पूरा शहर जानता है। दीपक वाटवानी जी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया क्योंकि जैसे मनोज लासी जी मेरे मित्र थे, मतलब वैसे दीपक जी भी मेरे अच्छे मित्र रह चुके हैं। तो जो संघर्ष जो मैंने दीपक वाटवानी जी को देखा था कॉलेज से लेके आज शुरुआत करेंगे। आज दीपक जी से पूछते हैं, दीपक जी जो आपका जो संघर्ष की जो जर्नी है, अक्सर मैं देखता था कि कॉलेज के अंदर आप एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। वो आर्टिस्ट से अंदर आप निकल के फिर आपने राजनीति में अपनी रुचि ली। राजनीति के बाद में फिर आपने अपना एडवोकेसी की, आज आप एडवोकेट हो। फिर उसके बाद में फिर आपने हमारे सिंधी समाज को बढ़ाने के लिए आपने सिंधी समाज की पिक्चरें बनाना चालू की। एक 13.5 किलोमीटर के शहर के अंदर आज आपने लगभग 11-12 पिक्चरें आपने बना के शहरवासियों के समक्ष रखी है। एक सिंधी समाज को आपने बढ़ावा दिया, एक सिंधी समाज के कलाकारों को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो उसके लिए फिर से लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको काफ़ी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आज पूछना चाहेंगे दीपक जी से, दीपक जी जो आपका जो वो कॉलेज के टाइम पर जो आपने एक वो जज्बा जागा एक्टिंग का, वो कहाँ से आया? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले आप सभी फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल देखने वालों, विशेषकर ये पॉडकास्ट देखने वालों को दीपक वाटवानी का प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद इस शख्सियत का, जैकी पारवानी जी का, जिन्होंने इस नाचीज़ की युवा पीढ़ी, या यूँ कहें कि बचपन से लेकर के आज तक के बिल्कुल मेरी फील्ड को, मेरे जीवन सफ़र को देखा है। तो इनके माध्यम से हम आप तक पहुँचते हैं। आप में से कई जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे यूँ कहें कि कदरदान हैं, वो जानना चाहते होंगे। तो इस पॉडकास्ट की माध्यम से ये जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल जो इन्होंने पूछा है, तो जैसे कॉलेज लाइफ CHM कॉलेज में, और उससे पहले स्कूल लाइफ शीतलदास खेमानी हाई स्कूल, 3 नंबर रोटी में नहीं 2 नंबर दो खेमानी। वैसे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल कॉलेज तो हर जगह SCS के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। खेमानी परिसर जो है, अच्छा। और खेमानी स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहीं पर मैं पढ़ता था। तो ये जो मंच पर बोलना,
या फिर रंगमंच की गतिविधियां करना, ये सब नॉलेज तो मुझे स्कूल लाइफ से ही आ गया था। स्कूल लाइफ में मैं कभी कभी एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। एक बार एलोकेशन कंपटीशन थी, किसी विषय पर बोलना था। तब हमारे वहाँ पर प्रिंसिपल थे मोटवानी सर, हाँ, हरबख्श राय मोटवानी, जो बाद में झूलेलाल स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने। शीतलदास खेमानी स्कूल में उनके प्रिंसिपल रहे थे। एक बार मैंने एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सिंधी में भाषण प्रतियोगिता थी और मतलब वहाँ पे जो जज थे वो एक दो नॉन सिंधी थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने बोला, अच्छा, सुनने वालों ने सराहा, टीचर्स ने सराहा, स्टूडेंट्स ने सराहा, लेकिन वो जो प्राइजेस होते हैं, इनामात होते हैं, वो श्रेणी मुझे प्राप्त नहीं हुई। अब मैंने बोला ठीक है, पहली बार मैंने किया है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे तब जब क्लासरूम में आकर प्रिंसिपल सर ने, मोटवानी सर ने आके अपने जेब की पेन निकालकर मुझे इनाम के रूप में दी और कहा कि सबको लगा कि तुम्हारा नंबर होना चाहिए और तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमको नंबर नहीं प्राप्त हुआ। इस बात का सबको हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये उनको नंबर देना मिस हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि सर खुद आकर दे रहे हैं। मतलब ये वहाँ मंच पर वो जो इनाम मिले जिनको, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात यही थी। यहीं से मेरा उत्साह बढ़ा। वो कलम आज बिल्कुल आपको मतलब इतना उन्होंने आपको उन्होंने अपना प्रेरणा दी जो आज आप एडवोकेट हो। वो कलम पत्रकारिता में भी मुझे काम आई, बराबर, लेखन कार्य में भी मुझे काम आई। मैंने कई ड्रामाज लिखे, कई ड्रामाज मंचन किए, कई फिल्मों की स्टोरीज मैंने लिखी। मतलब कलम के साथ मेरी जो रुचि है ना, वो बरकरार थी। दोस्ती, बिल्कुल, दोस्ती या गठबंधन कह सकते हैं। यस। वहीं से उत्साह बढ़ा। CHM कॉलेज में मैं ड्रामाज वगैरह करता था, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं एक छत के नीचे और एक किसी छोटे से मतलब दायरे में था, शहर स्तर के दायरे में मुझे आना था। हाँ, फिर अपने राजनीति में अपने कुछ युवाओं को लेकर पहले मैंने रंगमंच शुरू किया। हाँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों, युवाओं को साथ लेकर एक ग्रुप बनाई, सिंधी यूथ ग्रुप। सिंधी रंगमंच करते थे हम सिर्फ, इसलिए संस्था का नाम। पहले सिंधु सरस्वती संगम बनाया जिसमें हिंदी वगैरह भी करते थे। फिर उसी की ब्रांच सिंधी यूथ ग्रुप बनी जिसमें सिंधी ड्रामास करते थे, और इस तरह से आगे बढ़े। राजनीति वगैरह तो देखिए, फिर जब इस क्षेत्र में मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो कुछ ऐसे संस्थाएं, कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, और थोड़ा थोड़ा ध्यान भाषण की वजह से, हाँ, और जागरूकता की वजह से मेरा भी राजनीति में था। इस तरह से राजनीति में, फिर राजनीति में मतलब क्या ऐसा हुआ जो आपको थोड़ा राजनीति में से आपको प्रेम कम हो गया? प्रेम तो देखिए पहले से रंगमंच से था, ड्रामास के साथ था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ था। लेकिन वहाँ पर जो मेरी जो टैलेंट थी अच्छा बोलने की, वो टैलेंट कहीं ना कहीं राजनीतिकों को अट्रैक्ट करती थी, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे बुलावा तो दिया। मैं राजनीति में गया तब जो युवा समझ थी मेरी, जो यूथ एज की समझ थी, वो ये थी कि शहर के लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर उन दिनों से लेकर आज इन दिनों तक हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिकली हम लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नेता काम नहीं कर रहा है, वो नेता काम नहीं कर रहा है, इस क्षेत्र का ये काम नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र का ये काम नहीं हो रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में करप्शन, भ्रष्टाचार, ये वो सब चीज़ें। पावर, पॉलिटिक्स में पावर है। कई बार हम अपने रंगमंच से वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जहाँ पर हम पावर को मिस करते थे। तो मैंने सोचा क्यों न शहर के लिए इस फील्ड से भी कुछ ना कुछ किया जाए, तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। तो बाद में पॉलिटिक्स के बाद में फिर अचानक से आपको कैमरा में देखा गया, मीडिया के माध्यम से। जी, आपने बड़े बड़े शहर के नेताओं के आपने इंटरव्यूज़ किए जी, जो आज मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ यानी चुरा रहा हूँ आपकी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की जनादेश के साथ में, तो सबसे पहले आपको कठिनाई
किस प्रकार की आपको कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, बेबाक बोलने का जो स्वभाव है, मंच पे खड़े होकर लाइव प्रैक्टिकली हाँ 500, 1000, 2000 लोगों के सामने बोलने का जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो आपने जो भी फील्ड्स गिनवाई मुझे, मतलब रंगमंच हो, बिल्कुल पॉलिटिक्स हो, बिल्कुल। मीडिया हो, बिल्कुल। एडवोकेसी हो, ये जो बोलने का हुनर है, ये जो बेबाक बोलना है, जो पब्लिक के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलना है, ये हुनर तो हर जगह पे काम आता है। अब बताइए, एडवोकेसी में काम नहीं आता? बिल्कुल। जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने बोलते हो वहाँ काम नहीं आता? जब आप मीडिया में बोलते हो क्या वहाँ काम नहीं आता? जब पॉलिटिक्स में आप कोई मुद्दा उठाते हो तो काम नहीं आता? रंगमंच पे सैकड़ों हजारों लोगों के सामने आप अपना वचन करते हो। तो ये बेसिकली जो स्वभाव कहते हैं ना इंसान का, वो मेरा काम करता था। अब पॉलिटिक्स से, जैसे आपने बोला कि मन खट्टा कैसे हुआ, तो पॉलिटिक्स में मैंने देखा कि थोड़ा सा करप्शन भी है, थोड़ा सा जी हुजूरी भी है, और मतलब अपने थोड़ा सा असूलों से हटकर बात करो तो बात बनती है, नहीं तो बात बनती नहीं है। सही है। तो वहाँ मतलब आप देखिए, ये मैंने एक हुनर की बात की कि वो हुनर मुझ में था, लेकिन एक दूसरा हुनर मुझ में नहीं था। सिंधी में बोलते हैं कि वो भी डांव हुजण खपे कि पॉलिटिक्स में रही करे तो के हलणो किया। हाँ, जंहिंखे वो डांव कोने वो पॉलिटिक्स में अचे ही कोने। आपको अपने कॉन्शियस को मारना पड़ता है। चलो ठीक है, हमको पता था कॉन्शियस को मारना पड़ता है, घुस भी गए, चलना नहीं आया, मतलब उस रास्ते पे हमें चलना ही नहीं आया, क्योंकि हमारे बस की बात ही नहीं। राजनीति के अंदर जैसे आप क्या राजनीति के बारे में आप कैसे कहेंगे, क्या क्यों आप थोड़ा पीछे हट गए? अब देखो, राजनीति में जब जाते हो ना, तो आप एक पक्ष में जाते हो, उस पक्ष की बात आप करते हो, पक्ष में और लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पक्ष के सारे लोग जो है वो अच्छे हों, मतलब इंसानियत के अच्छे। पॉलिटिक्स में एक जो एक दूसरे की खिंचाई होती है और दूसरे के कंधे पर पांव रखकर आगे बढ़ जाना, और फिर ये बढ़ रहा है तो किस तरह से उसको गिराना, और गिराने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी कभी देखिए, मैं समझो किसी एक पक्ष के नेता के लिए बोल रहा हूँ और आप उस नेता के खिलाफ है, तो आपने मेरे खिलाफ भी कई सारे आरोप लगा दिए। कहीं ना कहीं मैं हर्ट हो रहा था मैं उस बात से। मतलब ये पॉलिटिक्स में होता है। कॉन्शियस नहीं बोल रहा था आपका? हाँ। कि ये सब चीजों में मतलब मैंने जो कुछ किया भी नहीं है, उस बातों के मुझ पर आरोप लगे। मैंने जो कुछ किया भी नहीं, मतलब आप वैसे भी किसी भी फील्ड में आप देखो, आप सीधे सीधे जिस रास्ते से चल रहे हो ना, आपको लोग वहां नहीं रोक पा रहे हैं ना, तो लोग जो है वो टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं और कुछ नहीं, यहाँ वहाँ की बातें बोलते हैं कि नहीं इस रास्ते पे तो हम इसको रोक ही नहीं सकते, तो यहाँ वहाँ की बात करते हैं। यहाँ वहाँ की बात क्यों करना भाई? तो ये एक जो ये चीज़ें वैसे हर फील्ड में होती है। पॉलिटिक्स तो आपके बिजनेस में भी आजकल आ गई है, परिवारों में भी आ गई है, लेकिन वहाँ पर जो पार्टी पक्ष राजनीति होती है ना, वहाँ पर गंध है इस बात का। और आज भी मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ। मुझे जिस पक्ष को सपोर्ट करना होता है, इलेक्शंस आते हैं, मैं सक्रिय हो जाता हूँ, लेकिन कभी मैंने अपेक्षा नहीं की। कई बार लोग उस समय में मुझे, मेरे वरिष्ठ नेता भी कहते थे, यार आप इतना एक्टिव हो पॉलिटिक्स में, लोग बोलते हैं कि आपको टिकट की चिंता है, आप बोलते हैं, आपको पता होगा आपने खुद एक बार आके सामने से मुझे कहा था कि इस पक्ष की टिकट मैं आपको लेकर देता हूँ, और मैंने कहा था नहीं जैकी जी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और आपको दिया भी गई टिकट। हाँ, आपने अपने धर्मपत्नी खड़ा भी किया था, याद है। मैंने, मतलब उस समय सामने से मुझे आते थे कॉल्स, लेकिन मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं होता था। तो मैंने कभी किसी से अपेक्षा, शहर के लिए करना है, समाज के लिए करना है, ये अपेक्षा करके मैं हमेशा आता था। फिर पॉलिटिक्स में मैंने देखा कि नहीं, आप करते हो तो सोचा जाता है कि कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हो। मतलब आपकी जो भी सामाजिक सोच है ना, उसको स्वार्थी सोच के नजरिए से देखा जाता है, खास करके पॉलिटिक्स में। छोड़ दी मैंने। तो जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट किए जी, एक मुलाकात नाम से आपने अपने इंटरव्यू चालू किए, ऐसा कौन सा आपका इंटरव्यू था जिसके कारण आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, कंट्रोवर्सी देखनी पड़ी? कौन सा ऐसे एपिसोड था? देखिए, मैंने न्यूज़ चैनल की अगर आप बात करें तो मैंने जनादेश में भी काम किया, के न्यूज़ में भी काम किया, बराबर, कोणार्क के साथ अपना शहर अपनी बातें में भी काम किया,
और उसी चैनल के चलते एक मुलाकात मैंने ये इंट्रोड्यूस चालू किया। और जैसे बेबाक बोलने की मेरी जो स्वभाव है, मेरा जो गुण है, तो उसी गुण के मद्देनज़र वहाँ चैनल के जो मतलब प्रभावी लोग हैं, बॉसेस, और उनमें मेन हमारी रेखा ठाकुर जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो भी शहर को कुछ न कुछ जागरूकता की बात देना चाहती थी। उनकी एक आइडिया थी कि ऐसा करें, और वो एक मुलाकात आप ही करें, ऐसा उनका मेरे ऊपर एक चिन्ह था। तो मैंने कहा मैं करूँगा। शहर का ऐसा कोई बड़ा नेता, ऐसी कोई बड़ी पार्टी, ऐसा कोई ब्यूरोक्रेस्ट, ऐसा कोई प्रशासनीय व्यक्ति नहीं बचा जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया। उस समय के म्यूनिसिपल कमिश्नर, उस समय के पुलिस कमिश्नर, उस समय की भाभी ज्योति कालानी जी, बिल्कुल उनके कॉन्ट्रा में मीना एलानी जी, हाँ, इधर ओमी कालानी जी तो उधर कुमार एलानी जी, इधर कमलेश ने कवि जी तो उधर भालेराव जी, अच्छा, भगवान भालेराव जी, ऐसे ऐसे इंटरव्यूज मैंने किए, कॉन्ट्रा किए। कभी डर लगा? डर तो मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा कि मन में आता भी है ना तो चला जाता है। डर की कोई जगह नहीं है। डर की कोई जगह ही, डर की कोई जगह नहीं। इस फील्ड में आया तो डरने की कोई, हाँ डराने की बातें तो होती है, कभी कभी परिवार कहता है, उसमें मैं संभाल लेता हूँ अपने आप को। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि अपने आप को ऐसा मतलब डंके की चोट पे रख के और किसी से भी इशारे करूँ, सामने वाला फोन करेगा भी ना, मुझे डराने की कोशिश करेगा भी ना, मैं कहूँगा हाँ बाबा मैं तेरे से डरता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है। मैं यही करूँगा, मैं इसके अलावा नहीं, आपको जो करना है आप करो। फिर आपने अपना एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया जी, वी टीवी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन। वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैंने बताया कि कॉलेज लाइफ से मैंने ड्रामाज वगैरह शुरू किए, फिर शहर स्तर पर मैंने अपनी एक ग्रुप बनाई। वो ग्रुप क्या करती थी, रंगमंच के ड्रामाज वगैरह करती थी। रंगमंच पे ड्रामाज होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपने शहर के हर नेता ने, समाज सेवी ने शुरू से 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे ये दो शोज फिक्स, सालों से फिक्स था। दीपक वाटवानी का ये कार्यक्रम होगा, देशभक्ति के, वहाँ से जो टैलेंट बड़ा आगे चल, सिंधी दिवस, हाँ सिंधी दिवस और उल्लासनगर डे, ये शुरुआतें हमने की। बाद में सबने शुरुआत की, क्रेडिट ले लिए, मैं उसकी भी चिंता नहीं करता हूँ। शुरुआत तो हाँ, जागरूकता तो हुई, शुरुआत तो हुई। मैं करूँ, मेरे सदके आप करें, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी करें। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, अभी मैं कर रहा हूँ, तो शुरुआत तो की। हाँ, तो उसी कारण बोलो, तो शुरुआत तो की। जो भी शुरू करता है उसका उद्देश्य तो यही होता है ना कि सारा समाज आगे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक मैसेज है। मैसेज है, समाज आगे आएगा तो हमारा जो शुरुआत है उसको एकदम सफलता मिल जाएगी। अब जैसे आपने पिक्चर्स बनाना चालू की उल्लासनगर शहर के अंदर, जी, उल्लासनगर के जो युवा पीढ़ी है, हाँ, आपने उनको एक मंच दिया। एक्चुअली किसी को पिक्चर में काम करना है तो काफ़ी सुनते थे हम लोग भी कि काफ़ी स्ट्रगलिंग है, बॉम्बे जाओ, एक्टिंग क्लासेस में जाओ, डांस क्लासेस पे जाओ, उसके बाद में फिर प्रोड्यूसर के धक्के खाओ ऑफिस के, उसके बाद में भी आपका अगर नसीब है तो कहीं ना कहीं कोई साइड रोल आपको मिल जाएगा खड़ा हुआ, 1 सेकंड का, 1-2 मिनट का, ठीक है। आपने उल्लासनगर के, खास करके उल्लासनगर के बोल रहा हूँ, जो युवा पीढ़ी में जो जिनमें कलाकार आपने खोज निकाले। मुझे अपने एज अ बैकग्राउंड, जिस फैमिली से मैं आती हूँ, तो मेरे वहाँ ऐसा है कि करो, दायरे में रह के करो, आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है। पहली बात तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि तू मूवी में आ रही है, बड़े पर्दे पे आ रही है। तो मॉम डैड ने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कितनी कठिनाई आपको सामने करना पड़ी इस विषय में? शुरू में रंगमंच होता था, स्टेज होती थी, कुछ 1500 शो में लोग देखते थे। मैंने सोचा क्यों ना इसी एक्टिविटी को हम थिएटर में लेके जाए। हाँ, थिएटर में कई सारे शोज होंगे, और न सिर्फ उल्लासनगर, लेकिन इनको बाहर शहरों में भी हम लेके जा सकते हैं। और सैटेलाइट का तब तक मीडियम आ चुका था, हार्ड डिस्क में फिल्में चलना शुरू हो गई थी। पहले पेटी में रील आते थे, हाँ, बाद में हार्ड डिस्क सिस्टम हुआ। हार्ड डिस्क में आप रीजनल फिल्में भी बनाने शुरू किए। मराठी फिल्मों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया, सही, क्योंकि हार्ड डिस्क का माध्यम आने से ना थोड़ा सा फिल्म को थिएटर तक लाना ईजी हो गया। हाँ, अच्छा, स्टेट लेवल की सब्सिडी भी मिलती थी मराठी फिल्म को, हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में वहाँ की जो प्रांतिक भाषा है उसको सब्सिडी मिलती है। तो हमने सोचा ठीक है, सब्सिडी तो हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा प्रांत नहीं है,
लेकिन कम से कम ये जो आर्टिस्ट के माध्यम से फिल्में वहाँ तक आती है, थोड़ा बजट कम होगा तो हम भी फिल्में बनाते हैं। मैंने फिल्म बनाना शुरू किया। आप ये बात सही कहते हैं कि कलाकारों को जब मैं रंगमंच करता था ना, तब भी हम भटकते थे, मौका नहीं मिलता था। मैंने सोचा मुझे तो मौका मिले, लेकिन मैं एक ऐसा मंच बनाऊं, एक ऐसी प्रोडक्शन बनाऊं जहां जो इच्छुक लोग हैं वहां उनको भी मैं मंच दे पाऊं। और मैंने वो किया। उस समय में सबसे पहले उनकी इच्छा ये होती थी यूथ की कि हमें मौका मिले, पर्दे पे आने, हाँ, बड़े पर्दे पर, हाँ, बड़े पर्दे पैसा मिले, कमर्शियल मिले, ये बातें बाद में थी। पहले मंच तो मिले, मौका तो मिले। हाँ, मौका तो मिले। वहाँ उस समय पे तो फिल्म इंडस्ट्री भी इतनी बदनाम थी, लोग जो घर से निकलते थे भटक जाते थे, उनकी लाइफ भटक जाती थी, उनको पैसा लगाना पड़ता था। थिएटर में कहीं कोई थिएटर सीखने जाते थे, वहाँ पे फीस भर के आते थे, फिर भी मौका नहीं मिलता था। फिर रोते हुए यूथ को कई बार सुना, हमने इतना पैसा खर्च किया, रोज निकलते थे घर से, नहीं मिला। मैंने कहा भाई ठीक है, हम लोग कॉमर्शियली तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपको मंच जरूर दें। यस, सबसे बड़ी चीज, आपको प्रोड्यूसर बनना है, मंच देना है, इतना खर्चा करना है, फिर भी आपको दिल चाहिए ना उतनी। दिल चाहिए, बड़े पर्दे पे लेके आने। आपने सबको मौका तो दे दिया, लेकिन बाकी सब तैयारियों के लिए मंच चाहिए, फिल्म पर्दे तक पहुंचा नहीं है, ये सब खर्चा करना है आपको। दीपक जी, आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? पहली कॉमेडी पिक्चर थी, मूवी थी हिक्कू बर्टे बाबा गुडियाने। एक पोएम हुआ करती थी, बाबा गुडियाने। वाह, पोएम हुआ करती थी एक, इसका टाइटल मैंने ले लिया। और 3 मतलब लड़कों की स्टोरी थी जिनकी शादी नहीं हो रही, कॉमेडी फिल्म थी। ये एक्चुअली शुरुआत में ड्रामा था, और ड्रामा के आधार पे हमने मूवी बनाई। फिर जब आपने पहला आपकी पहली पिक्चर, पहला बड़ा मंच, पहला बड़ा पर्दा, पहला थिएटर, कैसे फील हो रहा था? बिग सिनेमास। बिग सिनेमा मतलब थिएटर का नाम ही था बिग सिनेमास। अच्छा, वहां रिलीज हुई सिनेमा। मतलब हमको बड़ा एक वो तो मिला ही मंच, लेकिन फिल्म का जो थिएटर मिला हमको फर्स्ट वो बिग प्रीमियम शो। जवाहर टॉकीज तब तक बिग सिनेमाज हो चुकी थी। और मैं आपको बताऊं कि उस प्रीमियर शो में इतनी प्रशंसा लोगों ने की, इतनी सराहना हुई। और उल्लासनगर में जो भी प्रोडक्शंस ने फिल्में बाद में बनाई, सबसे पहली अगर उल्लासनगर की प्रोडक्शन कही जाए और सबसे पहली रिलीज अगर कही जाए तो वो वीटीवी प्रोडक्शन। वाह दीपक जी, इसमें तो आपको सैल्यूट है कि भाई आपने उल्लासनगर को एक पहचान दी कि उल्लासनगर के लोग भी पिक्चर बना सकते हैं, अपने समाज के लिए बना सकते हैं, अपने जो यहाँ के जो उल्लासनगर के रहवासी जो जिनमें कला है उनको हम सामने निखार सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिकॉर्ड्स भी आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में, देश भर में जो भी सिंधी फिल्म बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं सिंधी फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, उल्लासनगर की ये सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट है कि उल्लासनगर की ही वीटीवी प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा फीचर फिल्में बनाई हैं। वाह, शॉर्ट मूवीज नहीं कह रहा हूँ मैं, फीचर फिल्म्स बड़ी। कोई स्टेज के शोज हमने हज़ारों किए, शॉर्ट मूवीज हमने 50 किए, जो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। फीचर फिल्म्स जो बाकायदा भारत सरकार की तरफ से सेंसर से पारित होकर आती, सेंसर से सर्टिफिकेट के साथ, भारत की सरकार के सेंसर सर्टिफिकेट के साथ 11 फिल्में अगर किसी प्रोडक्शन ने बनाई है तो वो एक में वो वीटीवी प्रोडक्शन है और उल्लासनगर शहर की है। ये हमें बिल्कुल कभी फख्र के साथ मैं कहता हूँ कि ये शहर की बहुत बड़ी अचीवमेंट, रिकॉर्ड की बात है। आपकी आखिरी पिक्चर के प्रीमियम में मैं भी आया, प्रीमियर शो में मैं भी आया था, काफी भीड़ थी जी, काफी लोगों का प्यार था, जी, काफी बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे आपको सराहना आके आपको कि आपकी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आपके उस टाइम मैंने आपका आपके ग्रुप के साथ एक इंटरव्यू भी किया था मैंने आपका। तो जो यूथ था ना, यूथ में एक जज्बा, अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि दीपक सर के साथ हमारी 3rd फिल्म है, 4th फिल्म है, किसने बोला। तो ये आखिरी फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यूथ जुड़ते हैं ना, मैं मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि आपने हमेशा युवाओं को सिंधी यूथ ग्रुप संस्था का नाम रखा था, तो उसका फिर मैंने जो लोगो बनाया YOU, यूथ ऑफ उल्लासनगर, पहले यू कहा, फिर जब प्रोडक्शन बनाई तो वी कहा। पहले भी आप, अभी भी आप, हम नहीं, हम सबको सबको साथ में लेके चलता, हम और आप,
मतलब अकेला तो कोई होगा ही नहीं, सब होंगे, सब कलाकार होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, राइटर्स होंगे, एक टीम बनेगी, तब जाके फिल्म सामने आएगी। उनका जज्बा इसलिए भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, हमेशा जो करंट टॉपिक होता है उसी पे फिल्म बनती है। अब आपने रिसेंटली फिल्म जो देखी जिसपे प्रीमियर चोरी हो गया छोरा मोटा, हाँ। मतलब लड़कियों का वो क्या था? हाँ वो सबसे अच्छा मुझे शॉट लगा आपकी पिक्चर में, वो जो उसकी तरह करके ऐसे करके उसने ऐसा किया, तो वो वाकई तारीफ काबिल था। और पूरी पिक्चरों के अंदर वो स्टाइल पर हाँ लोगों का काफी कमेंट्स था। वो हमारा एक कलाकार है हितेश नारायण, जो एक्चुअली उसमें उस डायरेक्टर का संगीतकार है। अच्छा, तो जब भी उसको डायलॉग बोलना पड़ता था तो बोलता था सर क्योंकि संगीतकार की ये जो है वो उसकी एक स्टाइल रहती है, तो हमेशा उसकी ऐसे करके वो कोई भी डायलॉग शुरू करता था। और बहुत इंटरटेनमेंट फिल्म थी। हाँ, बहुत अच्छी आज पिक्चर की- थी। आज मैं की- 3 बार देखी मैंने पिक्चर। आज की जनरेशन में जो शादियां बहुत लेट हो रही हैं, हाँ, लड़कियां विशेषकर शादियों में बहुत समय, मतलब अभी नहीं करूंगी, 30 साल गुजर जाते हैं, लड़के बेचारे 35-35 40-40 साल की उम्र में भी कमाने लगे पड़े। जो समाज में इम्बैलेंस हो गया है ना, उसकी एक वजह है। कारपोरेट लाइफ में आजकल बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, जो है पैसों का, ठीक है, आवागमन अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसमें दिखाया कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पे राइट है, लेकिन समाज को भी तो बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल। शादी हमारे घर परिवार का एक ऐसा बंधन है जो अगर आप लेट करोगे या फिर शादी के 1 साल बाद तलाक हो जाएंगे तो समाज चलेगा कैसे? हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, बीइंग एडवोकेट कई ऐसे मामले देख रहा हूँ जैकी जी, शादी होती नहीं, 6-8 महीने में डिवोर्स में गए। कई सारे लड़के 35-35 40 अच्छे वाले लड़के हैं, दिखने में अच्छे, पैसा भी भगवान ने दिया है, अच्छे डिसेंट लोग हैं, पैसा नहीं तो काम कमाते अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज इम्बैलेंस हो गया, शादियों में विलम्ब हो रहा है। अभी मैंने उसमें बताया, और भुगत कौन रहा है? उनके परिवार। समाज इम्बैलेंस होगा ना, वो सोचेंगे कि यार परिवार, समाज में एक परिवार है ना? हाँ। समाज को इम्बैलेंस करोगे, ऐसे ही सब लोग छूटे छूटे हुए पड़े रहेंगे तो समाज कैसे चलेगा? तो मैंने उसमें वही मैसेज लिखा था कि भाई समाज को अच्छे से चलो, शादियां समय पे होनी चाहिए। मैंने एक उसमें टैगलाइन दी थी, मॉडर्न गर्ल्स विथ मॉरल वैल्यूज। कितने भी मॉडर्न बनो, आपको मॉडर्न बनने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हम रोकेंगे तो आजकल आज हमारी जनरेशन युवाओं को बोलने के लायक, मतलब हम है भी नहीं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा होशियार है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि युवा जो है आजकल इतने स्मार्ट है। आज देखिए, आज का मोबाइल, आज का, और फिर कल देखिए तो नया एडवांस आने वाला है ना? तो वो आपको बोलते हैं कि पापा माँ दी तो के सिखा रहे हैं कि ये करना, न्यू वर्जन। ठीक है, आज हमारे उस न्यूज चैनल से आप आज सोशल मीडिया आ गए, सोशल मीडिया का जमाना है। सैटेलाइट मीडिया, मैं तो उस टाइम पे आप, मेरे को याद है आपकी शूट हुआ करती थी, तो आप वो कैसेट में बनाते थे। फिर वो कैसेट फिर वो अपना एजेंसी को देना, जो वहाँ से टेलीकास्ट होती थी, फिर दूसरी एजेंसी को देना, वो सब काफी मतलब लेंदी प्रोसीजर था। अच्छा, आपकी अभी जो नई अपकमिंग पिक्चर है उस बारे में कुछ बताइए कि कौन सी पिक्चर आने वाली है और उसके अंदर क्या संदेश है शहरवासियों, समाज के लिए? इस फिल्म के साथ हम दर्जन भर, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, अरे दर्जन भर कर लिया तूने, तो ये डजन फिल्म है, 12th मूवी, 12वीं फिल्म जा रहे हैं, 12th। वाह, दर्जन कहते हैं उसको। दर्जन का भी अपने आप में एक महत्व है, एक वजन है। बट 12 को ही डजन क्यों कहते हैं? मैंने एक बार एक मंच पे कहा था कि 16 को डजन क्यों नहीं करते, 14 को क्यों नहीं करते, 18 को क्यों नहीं डजन, या 11 को क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते? 12 को डजन इसलिए करते हैं क्योंकि 12 जो है नंबर ज्यादा से ज्यादा डिवाइड हो सकता है। मतलब कोई चीज 12 के अंक में आपके पास पड़ी हो तो आप उसको 2 में भी 6-6 करके बांट सकते हैं, 3 में भी 4-4 करके बांट सकते हैं, 4 में भी 3-3 करके बांट सकते हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों को, तो ये हमारी वंड में राय सुख पाए, जितना शेयर एंड केयर करोगे उतना अच्छा है, उतना बढ़ोगे उतना बढ़ोगे। तो 12 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ज्यादा डिवाइड हो सकता है इक्वली, जहां पर आपको चीज को काटना नहीं पड़ता है, सिंपली आप उसको डिवाइड। तो ये बहुत शुभ अंक है, तो इसलिए फिल्म का नाम ही हमने शुभ रखा है, और फिल्म का नाम रखा है हमने खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। द टाइटल ऑफ द मूवी इज खुश रहो। मैं आपको याद कराऊंगा, मेरे काफी अच्छे संबंध है उस नेता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता है लाल पंजाबी साहब,
हमारे काफ़ी वरिष्ठ, मैं काफ़ी चीज़ें उनसे सीख चुका हूँ। हाँ। उनका जब भी हम मिलते थे ना, मैं पूछता था, पाँव पड़ के मिलता रहा, बोलता रहा लाल जी कैसे हैं आप, बोलता रहा खुश रहो। तो वो संदेश जो है खुश रहो, हम और कुछ तो नहीं दे सकते किसी को, लेकिन देखिए जी, एक आपने ब्लेसिंग तो दे सकते हैं हाँ, ना। आपने भी खुश रहो। अपने प्यारों को अपने बड़ों से कभी सुना होगा, आपने अपने प्यारों को, अपने मित्रों को कितनी बार कहा होगा, खुश रहो। ये आशीष है, ये प्यार से कभी, मतलब आपने ही चैनल के जो भी आप लोग हैं, कभी कभी एक दूसरे को खुश रहो यार, क्या बात है, खुश रहो, तो ये अनायास ही मतलब निकल जाता है शब्द। जैसे साईं छोटू राम जी ने फिल्म का नाम अनाउंस किया तो वो बोले मैं भी तो बोलता रहता हूँ खुश रहो खुश रहो, तुमने टाइटल ही वही रख दिया है, हमेशा खुश रहो बोल। ये एक आशीष है। और ये फिल्म का जो थीम है वो यही है कि वो भी मैंने यूथ पे ही रखा है। वैसे तो खुश रहो हर जनरेशन के साथ लागू है, लेकिन मैंने उसमें जो स्टोरी दिखाई है यूथ की दिखाई है। आजकल के यूथ जो थोड़ी थोड़ी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ, कभी माँ बाप से बात करना छोड़ देते हैं, कभी रिलेशन में आ जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है, कभी फिर काम काज छूट जाए तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ये जो आज के यूथ की फ्रस्ट्रेशन है ना, उनको मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में हर चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा मत करो, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओ। और दुख में रहो या सुख में रहो, लेकिन खुश रहने की कोशिश खुश रहने की कोशिश करो, टेंशन दुखी हो के कोई भी गलत कदम, कभी रिजल्ट्स पे दुख में कोई गलत कदम उठाते हैं, कभी माँ बाप ने ये बात नहीं मानी तो गलत कदम उठाते हैं, कभी रिलेशनशिप में कुछ कहीं टूट गया, मन टूट गया तो गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों करना? जिंदगी की कोई एक हार जिंदगी की हार नहीं होती है, वो अंत नहीं है, अंत नहीं आगे और दुनिया है। एक हमारे शायर ने कहा है कि जिंदगी में मंजिल से ज्यादा राहें इंपॉर्टेंट होती है। वाह, किस रास्ते पे चल के आप जा रहे हो वो रास्ता इंपॉर्टेंट होता है। मंजिल तो आज एक मिलेगी, वहां पर आपकी जिंदगी खत्म थोड़ी है, फिर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ोगे आप। आपने आज एक इच्छा की, मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। बोलिए कि आप एक मोबाइल लेना चाहते हो, ₹1,00,000 उसकी कॉस्ट है, आपको मिल गया मोबाइल, बस बात खत्म। क्या कल आपकी कोई दूसरी इच्छा उत्पन्न नहीं होने वाली है क्या? बिल्कुल। तो ये इच्छाएं तो जिंदगी में आती रहेगी, कोई इच्छा पूरी होगी कोई नहीं भी होगी। दुख नहीं करना है, गलत कदम नहीं उठाना है, हर हाल में खुश रहो। कब तक ये पिक्चर रिलीज होने की संभावना है? तो जिस तरह आपने बताया कि खुश रहो, हाँ, और अपेक्षाएं कम रखो, और सब कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, अपना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हाँ। और आगे बढ़ना चाहिए। आपका डिप्रेशन में आना जैकी आजकल के यूथ की बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसमें मतलब वो ऐसे बीमार हो जाते हैं। और इसमें मैं आपके चैनल पे एक और राज खोलता हूं। बोलिए ना। इस फिल्म की थीम में सबसे बड़ा जो मैंने संदेश दिया है ना, इसका सॉल्यूशन जो सबसे बड़ा मैंने बताया ना कि कैसे खुश रहें, मन। आप मन को कंट्रोल करोगे ना तो खुश रहोगे। मन की भूमिका इस फिल्म में बहुत ज्यादा है। वाह, आप यूं समझे कि मन का एक किरदार ही है इस फिल्म में। आप जिंदगी की कई सारी बातें दोस्तों से शेयर करो, इससे शेयर करो, अल्टीमेट डिसीजन आप मन से लो। जो मन बोलेगा वही करूंगा। मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही आपका सबसे खतरनाक दुश्मन भी है। वो आपको भटका भी सकता है तो आपको राह भी दिखा सकता है। तो कब तक आने की संभावना है? कुछ ऐसे डेट्स बता सकेंगे? शूटिंग इन प्रोसेस है, डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूंगा इसी साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर शूटिंग प्रोसेस। बहुत अच्छा लगा आज दीपक जी से सेकंड पॉडकास्ट करते हुए। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था मेरा, दीपक जी से पॉडकास्ट किया जाए और शहरवासियों को बताया जाए कि आखिर दीपक वाटवानी जी की ज़िंदगी का सच क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों ने दीपक जी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आपका जो संघर्ष, आपका जो प्यार शहरवासियों के लिए, आपका जो प्यार समाज के लिए, वो लोगों के बीच आना बहुत ज़रूरी था। तो जल्दी सिनेमा, सभी हमारे उल्लासनगर सिनेमा के घरों में ये खुश रहो पिक्चर आप सभी के समक्ष आएगी, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।